तो रिस्क को चलते देखकर आप समझ सकते हैं कि सेम इंश्योरेंस पॉलिसी बट फॉर द डिफरेंट पर्सन जिनकी एज डिफरेंट है। इंडिया की जो हर इंसान का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज करेगा। किसी की बेटा टांगों का भी इंश्योरेंस होता है। इवन कंपनीज आपको एग्जाम्स के लिए सपोर्ट भी करती हैं। एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स एंड फन पर, जहां पर टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन में जो इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, और उस प्रोफेशन का नाम है एक्चुअरियल साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्चुअरियल साइंस के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप उसके बारे में जान सकोगे, अपना मन बना सकोगे कि ये कोर्स आपके लिए है भी या नहीं। इस वीडियो के बाद आपकी सारी क्लैरिटी, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई एक्चुअरियल साइंस होता क्या है, और जब एक्चुअरियल साइंस की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो टाइटल एक कैंडिडेट को दिया जाता है उस टाइटल को बोलते हैं एक्चुअरी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक्चुअरी करता क्या है, क्या उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्या वो करेगा जिससे उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी, साथ ही साथ उसकी सैलरी, बेटा उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट डज एक्चुअरी डू। एक्चुअरीज करते क्या हैं? एक्चुअरी एक्चुअल में एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट को, जो कि रिस्क की होती है, एंड अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड। बहुत सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझा देता हूं। बच्चों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपके घर वालों ने आपके इंश्योरेंस ले रखे होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसकी जो आप प्रीमियम पे करते हो हर साल, वो प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होती है? इंश्योरेंस कंपनी आपके जीवन का रिस्क उठाने को रेडी क्यों रहती हैं? वो क्यों आपकी बीमारी का रिस्क उठाने को रेडी रहती हैं, लाइफ का रिस्क उठाने को रेडी रहती हैं? क्यों वो कॉम्पनसेट करती हैं? क्या ऐसे तो लॉसेस होने चाहिए? द आंसर इज नो। वो ऐसी कैलकुलेशंस करती हैं जिन कैलकुलेशंस की वजह से जो उन्हें मिलने वाला प्रीमियम है, उनका जो रिवेन्यू है वो ज्यादा रहेगा उन कॉस्ट से जो कि वो क्लेम करेंगी किसी को, यानी कि क्लेम की तरह किसी को जब मनी पे करेंगी, वो मनी पे कम करेंगी और जो प्रीमियम जो मिलने वाला होगा वो ज्यादा रहेगा। कैसे सर, समझ में नहीं आया। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। कभी आप बच्चों नोटिस करना, अगर किसी का आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस लेना हो तो मेडिकल इंश्योरेंस जो एक यंग इंसान का होगा, यंग पर्सन का होगा, जिसकी एज लगभग 25 ईयर्स होगी, और एक ऐसे पर्सन का जिसकी एज लगभग 55 ईयर्स होगी। तो आप ये नोटिस करोगे कि जिसकी एज 25 ईयर्स होगी उसको जो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वो खरीदेगा, उस पर जो जाने वाला प्रीमियम होगा वो एज कंपेयर टू 55 ईयर्स वाले के बहुत कम होगा। एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर यहां पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 10,000 में मिल जाएगी, वही इंश्योरेंस पॉलिसी इस जगह पर जाकर 40 to 50,000 की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिस्क होता है रिगार्डिंग द हेल्थ, वो जो यंग पर्सन है उसको कम होगा, लेकिन जो थोड़ा एजेड पर्सन है उसको ज्यादा होगा। तो एक एक्चुअरी इन्हीं रिस्क को यूजिंग द मैथमेटिकल एंड द स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, इन्हीं रिस्क को क्या करता है? एनालाइज करता है, इन्हीं रिस्क को कैलकुलेट करता है। वो सारी असम्पशन लगा देगा इस कैलकुलेशन के पीछे, जिसकी वजह से उसको एक प्रिडिक्शन मिल सकेगी। वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि भाई किस एज पे रिस्क कम रहता है, किस एज पे रिस्क ज्यादा रहता है। तो रिस्क को चलते देखकर आप समझ सकते हैं कि सेम इंश्योरेंस पॉलिसी बट फॉर द डिफरेंट पर्सन जिनकी एज डिफरेंट है, वो उनके प्राइसेस में कितना फर्क है। बात ही समझ में? तो ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती है ना, प्रीमियम्स की, है ना, रिस्क की जितनी भी कैलकुलेशन होती है, सब एक्चुअरी करते हैं। तो एक्चुअरी को हम बोल सकते हैं कि जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिस्क की जितनी भी स्टडी होगी, वो एक्चुअरी उसमें क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। और रिस्क की जितनी भी कैलकुलेशन करी जाती है वो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूले से करी जाती है। तो एक्चुअरी क्या करता है? एक्चुअरी ये सारी कैलकुलेशंस करता है यूजिंग द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। अब एक्चुअरियल साइंस क्या है? अभी इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने को बोलते हैं एक्चुअल साइंस, यानी कि एक डिसिप्लिन जिसमें कि फाइनेंशियल रिस्क को असेस करना रिगार्डिंग द इंश्योरेंस एंड द फाइनेंस फील्ड, ये बताया जाता है यूजिंग द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। अब ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। अगर बच्चों आप लोगों को एक्चुअरियल साइंस में जाना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो स्किल है वो क्या है? आपकी मैथमेटिक्स। वो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही। मैथमेटिक्स आपकी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, हाँ, आपका जो एक्चुअरियल साइंस का है वो क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि इसमें हार्ड कोड मैथमेटिक्स पूछी जाती है, हार्ड कोड स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है।
आगे बढ़ते हैं कि सर करियर ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। आज के टाइम पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एक्चुअल साइंस या फिर जो एक्चुअरीज हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड इन 3 सेक्टर्स में से देखी गई है। पहला है जिसके अंदर इंश्योरेंस, पहला है हमारा जिसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो डिमांड इनकी देखी गई है वो काफी ज्यादा देखी गई है। तो इंश्योरेंस जो एक सेक्टर बना वो काफी अच्छा करियर ऑप्शन रहता है एक्चुअरीज के लिए। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। रिस्क मैनेजमेंट, भाई हर जगह पर आप देखते हो रिस्क। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करें तो आप रिस्क देखते हो नहीं देखते, क्लियर है। आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करोगे उसके पीछे रिस्क होता है। वो जितना भी रिस्क कैलकुलेट करा जाता है वो कौन करेगा, एक्चुअरी करेगा। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो जितना भी फाइनेंशियल एक कंपनी के जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जितने भी जो आने वाले खर्चे अपकमिंग जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो सारी जो एनालिसिस करा जाता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में कितना रेवेन्यू होगा, आगे वाले टाइम में हमारा कितना खर्चा करा जाएगा, कितना हमारी मार्केट होगी। तो ये सारी चीजों को कौन कैलकुलेट करता है, सब कौन करता है, एक्चुअरी करता है। क्योंकि इन सारी सब चीजों के बीच में एक कॉन्सेप्ट कॉमन है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिस्क। तो रिस्क की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एक्चुअरी को ही याद करा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि भाई एक्चुअरीज की डिमांड इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर क्यों है या फिर वर्ल्ड में इतनी ज्यादा क्यों है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। देखो आज के टाइम पे जो अगर हम आज के 2024 की बात करें तो आज के टाइम पे जो इंश्योरेंस का मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली 130 बिलियन के आसपास है। लेकिन ये मार्केट 2030 तक यानी कि आज से 6-7 साल बाद जाकर ये मार्केट अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ग्रो करेगा। क्योंकि इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रही है। तो डेफिनेटली इंडिया की जो हर इंसान का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे। क्योंकि इंश्योरेंस आज के टाइम पर एक बेसिक नेसेसिटी है। और इंश्योरेंस में भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में काफी सारे टाइप्स के इंश्योरेंस आए गए हैं। अगर हम कुछ देखें तो आजकल तो बच्चों किसी की बेटा टांगों का भी इंश्योरेंस होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि वो उसी जो जैसे हम फुटबॉलर्स की बात करें जो तो उनकी टांगे उनके लिए एसेट है, तो वो उनका इंश्योरेंस करवाते हैं कि कल को उनकी टांगों को ऐसा कुछ हो गया इसकी वजह से वो अपना गेम प्ले नहीं कर पाए तो वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस आज के टाइम पे इतने टाइप्स के इंश्योरेंस आ रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, है ना। विदाउट द इंश्योरेंस बिजनेस भी नहीं चल सकता। विदाउट द इंश्योरेंस हम लोगों की लाइफ भी बेटा आधी अधूरी सी लगती है। तो इसी वजह से इंश्योरेंस का जो मार्केट है इंडिया के अंदर अगले 6-7 साल में और अगले 10-15 ईयर्स में तो डेफिनेटली 2x से ऊपर चला जाएगा। तो जब इंश्योरेंस का मार्केट इतना ज्यादा ग्रो करेगा और नए नए टाइप्स के इंश्योरेंस भी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे तो उसको देखते हुए बेटा एक्चुअरीज की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो डेफिनेटली दैट इज द मेन रीजन कि एक्चुअरीज की डिमांड जो है इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। और जितनी बेटा डिमांड इसकी इंक्रीज होगी उस हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज होगी। क्योंकि ऑफकोर्स सप्लाई इतनी नहीं होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो सैलरी तो डेफिनेटली क्या करेगी, अच्छे कैंडिडेट्स की इंप्रूव होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डिमांडिंग तो बहुत है ये कोर्स, ठीक है। अगर हम उसके बारे में बात करें कि भाई अगर आपको इंडिया से एक्चुअल साइंस करनी है तो कौन सी ऐसी बॉडीज हैं। एक्चुअल में बॉडीज 3 है इंडिया के अंदर। पहली है हमारी IAI, दूसरी है हमारी IFOA और तीसरी है SOA। SOA में बहुत ही अभी वो स्टार्टिंग है तो बहुत ही कम बच्चे रजिस्टर करते हैं। बट दीज आर द 2 मेन बॉडीज जो कि इंडिया के अंदर आपकी एक्चुअल साइंस में आपको स्टडी करवाएगी। अगर हम बात करें IAI की, द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, ये एक इंडिया का खुद का अपना इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर हम बात करें IFOA की, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, ये बेटा यूके बेस्ड है, ये यूके बेस्ड है यानी कि यूनाइटेड किंगडम का ये प्रोफेशनल बॉडी है। सर के दोनों की पढ़ाई में कोई डिफरेंट है? नहीं, सिलेबस करिकुलम दोनों का सेम है, अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा सेम है। लेकिन हम थोड़ा बात करते हैं तो IFOA की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसके जो एग्जाम्स आते हैं, जो इसका एग्जाम्स का जो लेवल आता है वो थोड़ा सा अच्छा आता है IAI से। इसी वजह से अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया के अंदर का कोई एक्चुअल साइंस करने जा रहा है तो उसमें से 30 to 35% जो स्टूडेंट होते हैं ना, 30 to 35% स्टूडेंट्स वो IAI में खुद को रजिस्टर करवाते हैं। बट अप्रोक्सीमेटली 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो IFOA में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। IAFO तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है कि अगर किसी को एक्चुअल साइंस में जाना है तो जो स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स होंगे IFOA वो बिना मेंबरशिप फीस के आपको कंडक्ट करने देगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर IAI की बात करें तो वो एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप जाकर अपना
जो पढ़ाई आगे की वो स्टार्ट कर सकते हैं और वो मेंबरशिप आपको मिलेगी इसके एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद। तो अब बच्चों हम लोग समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। देखो अभी क्योंकि मुझे पता ही है जो वीडियो मेरी बच्चे देख रहे होंगे वो मोस्टली जो बच्चे हैं वो 11th या 12th में होंगे, तो इसी वजह से मैं आपको आपके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी बताता हूं। कोई भी बच्चा जो कि क्लास 12 के पेपर दे के चुका है और उसका रिजल्ट अवेटिंग है, ही इज एलिजिबल फॉर द एक्चुरियल साइंस। एंड जो बच्चा 12th के एग्जाम दे चुका है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, वो बच्चा भी एक्चुरियल साइंस के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी में कोई भी डिमांड नहीं है। आपने चाहे 12th कॉमर्स से करी हो, चाहे आपने 12th साइंस से करी हो, चाहे आपके पास 12th तक मैथ थी या नहीं थी, इट डजंट मैटर एट ऑल। आपने पास अगर 12th करी है, किसी भी स्ट्रीम से करी है, किसी भी सब्जेक्ट में करी है, यू आर एलिजिबल टू परस्यू एक्चुरियल साइंस। फिर सर आपने मैथ वाला पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि बेटा इसमें मैथमेटिक्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो मैथमेटिक्स अच्छी होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है और वो एक्चुरियल साइंस करने जाता है तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकता, कर सकता है, बट काफी सारी प्रॉब्लम्स उसे फेस करने को मिलेंगी। वहीं पर एक बच्चा जो कि बचपन से लेकर क्लास 12 तक मैथ्स पढ़ा और उसकी मैथ्स अच्छी भी है, तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं भाई रोड मैप की तरफ। ये जो मैंने रोड मैप बनाया, ये रोड मैप बनाया मैंने IAI के अकॉर्डिंग। ठीक है, IAI के अकॉर्डिंग, और यही सेम जो रोड मैप होता है वो भी IFOA का होता है। बट डिफरेंट ये होता है कि IFOA में जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन IAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया में जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वो ACET से स्टार्ट होती है। तो ACET जो होता है ना, एक्चुअली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसे बोलते हैं एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, IAI से कंडक्ट करवाता है इंडिया का इंस्टीट्यूट जो है। ये एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट है। 5 इसमें एग्जाम होते हैं, 50% आपको मिनिमम लेकर आना पड़ेगा उस एग्जाम को पास करने के लिए, और आपका ACET क्लियर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने अपना एंट्रेंस दिया आप सीधा पहुंच गए इसके नेक्स्ट मॉड्यूल पर जो कि होता है कोर प्रिंसिपल्स। अभी यहां पर जाने से पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये खाली IAI करवाता है, IFOA ये नहीं करवाता। IFOA की जर्नी सीधा कोर प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको सबसे पहले इंडिया के अंदर आपको IAI से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ACET देना पड़ेगा, आपको सीधा सीधा ACET देना पड़ेगा। ठीक है, 50% इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। क्लियर है? अच्छा, पेपर सर कब होता है? पेपर टेंटेटिवली हम लोग देखें तो जून और दिसंबर के महीने में होता है। जून और दिसंबर के, यानी कि एक साल में इसके आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। और 2 अटेम्प्ट के बीच में जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का गैप रहता है। क्लियर है? अच्छा, आपने एक बार ACET कर लिया या फिर आप जिस सीधा कोर प्रिंसिपल्स वाले उस पर गए। कोर प्रिंसिपल्स की हम लोग बात करें तो इसके अंदर ओवरऑल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? इसके अंदर ओवरऑल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 7 पेपर बोल लेते हैं या 7 सब्जेक्ट्स बोल लेते हैं। तो 7 सब्जेक्ट्स में आपको, या फिर 7 पेपर्स बोल लेते हैं। तो 7 पेपर्स में आपको 7 के 7 पेपर्स इसके अंदर क्लियर करने पड़ेंगे। 7 के 7 पेपर्स आपको इसके अंदर क्लियर करने पड़ेंगे, तभी ये आपका कोर प्रिंसिपल्स का जो मॉड्यूल है वो आपका क्लियर माना जाएगा, आपका स्टेज 1 क्लियर माना जाएगा। और वो साथ के साथ पेपर ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ देने पड़ेंगे या कोई ग्रुप्स में देने पड़ेंगे जैसा CA के अंदर होता है। ये पेपर आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो, यानी कि एक एक पेपर दे सकते हो हर 6 महीने में और आराम से एक्चुअली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम का देने का है वो डिफरेंट है, थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। तो आप एक एक करके अपने पेपर्स दे सकते हो और आपका कोर प्रिंसिपल से हो जाएगा, वो निकल जाएगा। बट आपको 7 आउट ऑफ 7 पेपर इसमें क्लियर करने पड़ेंगे। 7 आउट ऑफ 7 आपको इसमें पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। 2-2 पेपर साथ में दे सकते हो, 3-3 दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी और जो टाइम आपके पास है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो उसके साथ आप ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे होंगे, उसी के बाद आप मतलब उसी के साथ करना चाहिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ना। तो 7 के 7 पेपर्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। एक बार आपने यहाँ पर 7 पेपर्स निकाल दिए, फिर आप पहुंचोगे इसके नेक्स्ट मॉड्यूल पर जो कि हम सेकंड स्टेज भी बोलते हैं, दैट इज कोर प्रैक्टिसेस। इसके अंदर होते हैं बच्चों 3 पेपर्स, इसके अंदर होते हैं बच्चों 3 पेपर्स, और यहाँ पर भी आपको 3 आउट ऑफ 3 पेपर्स ही निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर भी वही सीन है कि हर 6 महीने में अटेम्प्ट होता है, आप एक एक एग्जाम करके एक एक पेपर देकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 महीने में एक एक करके पेपर आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 7 पेपर इसके निकाल लिए प्लस 3 पेपर इसके निकाल लिए, यानी कि आपने जैसे ही आपने फर्स्ट 10 पेपर आपने क्लियर करा, यहाँ पर आप पास हुए, तो आपको एक अचीवमेंट मिलेगी, आपको एक टाइटल मिलेगा जिसे बोलते हैं क्या? एसोसिएट एक्चुअरी। क्या बोलते हैं? एसोसिएट एक्चुअरी बोलते हैं। तो आप जैसे ही आपने 10 पेपर्स निकाले आपको एसोसिएट एक्चुअरी का टाइटल मिल जाएगा।
आप जैसी एसोसिएट एक्चुअली मिले तो देखो आप जॉब भी इसके साथ कर सकते हो, इसका ग्रेजुएशन भी चल रही होगी। अभी हम बात करेंगे कि कैसे एक पूरा जो फ्रेमवर्क रहता है साथ में किस तरीके से काम करता है, बट उससे पहले तो आप जैसी एसोसिएट एक्चुअली बने, नेक्स्ट जो आपके आगे स्टेज आता है वो आता है स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स का। और यहाँ पर जो आपको दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 7 पेपर्स, लेकिन यहाँ पर आपको 7 पेपर्स पूरे देने की जरूरत नहीं है। आप 7 पेपर्स में से कोई से भी अगर आप 2 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं, 2 पेपर्स में पास हो जाते हैं, तो आपका ये स्टेज भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है, हर 6 महीने में आप सिंगल सिंगल पेपर भी दे सकते हो और इकट्ठा भी दे सकते हो। जनरली इस स्टेज पे आके सिंगल सिंगल ही पेपर दिए जाते हैं। और फिर आपका लास्ट स्टेज जहां पर आपको 5 पेपर्स में से कोई भी एक पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने ये पेपर क्लियर करा आप बेटा जीत गए, आप वो पूरी सारी जर्नी जीत गए, आपकी मेहनत आपकी रंग लेकर आई और आप बन जाएंगे बच्चों फेलो एक्चुअरी। फेलो एक्चुअरी आप इसके बाद बन जाएंगे। तो ये आपका रोड मैप होने वाला है एक्चुअल साइंस के अंदर। अब एक मिनट अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों जनरली जो देखा गया है कि कुछ बच्चे ग्रेजुएशन, कुछ नहीं सारे बच्चे ग्रेजुएशन साथ में करते हैं, तो जो ये 7 पेपर्स होते हैं ना बच्चे ग्रेजुएशन के साथ ही निकालते हैं। बात है समझ में। हम ऐसा मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन के एंड तक जाते जाते अगर आप ये 7 पेपर्स क्लियर जनरली बच्चे कर लेते हैं, अगर आप सही से पढ़ते हैं, सही अटेम्प्ट देते हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ आप ये पढ़ सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेज तक क्लियर करोगे तभी आप जॉब पे जा पाओगे, नहीं। जॉब के लिए अगर आप 2 3 4 पेपर भी क्लियर कर देते हो तब भी आप जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो, और जॉब के साथ साथ भी आप अपने आगे के पेपर दे सकते हो। कोई भी कंपनी में आप जाके जॉब करोगे तो वहां पर पूरी तरह से ये अलाउ होता है। इवन कंपनीज आपको एग्जाम्स के लिए सपोर्ट भी करती हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सैलरी की तरफ। देखो सैलरी का रेंज थोड़ा अलग है। हम पहले लेके चलते हैं कि जब तक आप बच्चों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप जॉब तो करने जाओगे नहीं। एक मैं सीन लेके चलता हूं कि आप रेगुलर अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, और रेगुलर ग्रेजुएशन करते करते आप, मैं कहता हूं 7 या मैं कहता हूं 4 to 6 पेपर अगर आप निकाल लेते हो ग्रेजुएशन करते करते, तो आपकी जो यहां पर सैलरी लगेगी वो लगेगी कितना, 5 to 7 lakhs पर एनम। वो भी मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट उसके, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है इसी के, अभी तो आगे का पूरा बचा हुआ है। बात है समझ में, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो 5 to 7 lakhs पर एनम से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर जस्ट ग्रेजुएटेड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके पास कितनी स्किल्स है, आपका कॉलेज कैसा था, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, 5 to 7 की रेंज में। और जैसे जैसे आप पेपर्स देते चले जाओगे, पेपर्स पास करते चले जाओगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपको ईयरली बेसिस पर जो इंक्रीमेंट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रमोशन का इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पेपर क्रॉस करने का भी इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि 3 तरीके का आपको यहाँ पर प्रमोशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक मान के चलने था कि आप एक एसोसिएट हो चुके हो, यानी कि आपने 10 पेपर क्लियर कर लिए, तो उसके बाद जो पैकेज लगता है वो लगता है आपका 12 to 14 lakhs पर एनम, ठीक है। तो 5 to 7 लाख पर एनम से 12 to 14 lakhs पर एनम तक आते आते आपके तीनों प्रमोशंस आपके काउंट होंगे, पेपर्स निकलेंगे उनका प्रमोशंस काउंट होगा। तो ऐसे करके आपकी पेपर्स आप निकालते चले जाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीज करती चली जाती है। और जब आप पूरा फेलो एक्चुअली आप जब बन जाओगे तो आपकी जो सैलरी रेंज जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs पर एनम जाएगी। तो आप देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे आप पेपर क्लियर करते चले जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज करी जाएगी और आपकी जॉब भी साथ में चलती रहेगी। तो आप अपनी पढ़ाई को खुद से आप फंड कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बढ़िया फायदा जो इस कोर्स का रहता है वो एक ही रहता है कि सीए में बच्चे कभी कभार अटक जाते हैं, क्योंकि 4 पेपर आपको एक साथ एटलीस्ट साथ में देने पड़ेंगे, 3 निकल गए, 1 नहीं निकला, वहां पर आपको फेल बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक एक पेपर करके भी दे सकते हो। जॉब आपकी साथ में चल रही है तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा दैट यू आर स्टक इन अ लूप, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस कोर्स का थोड़ा फायदा भी होता है, तो डिमांडिंग भी है, ठीक है, और ज्यादा डिमांड इसकी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो सैलरी पैकेज भी इसका अच्छा है। ये स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूं, तो जैसे जैसे आप इसी स्टेज पर अगर आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ ये भी सैलरी आपकी ग्रो करेगी। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, आपको एक आइडिया मिला हो एक्चुअल साइंस के ऊपर। ओके, देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। देन गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं, बाय बाय।